नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में महीनों से चर्चा जारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। प्रदेश में इस बार 74,499 ग्राम प्रधान, 55,600 ग्राम पंचायत सदस्य और 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य, इसी के साथ ही 358 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। नामांकन की कार्रवाई सभी पदों की 25/6/2025 से प्रारंभ होकर प्रातः 8 बजे से और प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक, साढ़े 4 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। और नामांकन 4 दिन किया जा सकेगा, 25 जून से लेकर 28 जून तक। ये चारों कार्य दिवस हैं और इनमें नामांकन की कार्रवाई हो। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा 29 जून से प्रारंभ होकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 3 दिन के लिए 29, 30, 1 जुलाई प्रातः 8 बजे से प्रारंभ करके कार्य समाप्ति तक जांच की कार्रवाई की जाएगी। और नाम वापसी लेने की जो तिथि होगी वो 2/7/2025 यानी 2 जुलाई होगी, जिस दिन प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण के लिए चिन्हित यानी कि सिंबल आवंटन 3 जुलाई को किया जाएगा और 10 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के लिए सिंबल 8 जुलाई को आवंटित होंगे और 15 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। दोनों चरणों की मतगणना 19 जुलाई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि पंचायत चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिला प्रशासन को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण के जो ब्लॉक हैं, अभी आपको उसका सेट दे देंगे। परिशिष्ट एक बनाया गया है कि प्रत्येक चरण में कौन कौन से विकास खंड शामिल होंगे। पहले चरण के जो प्रतीक आवंटन है, जो सिंबल अलॉटमेंट है, वो 3 जुलाई को किया जाएगा। 3/7/2025 को प्रथम चरण का सिंबल्स का, प्रतीकों का आवंटन होगा। और प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को, 10/7/2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर साढ़े 5 बजे तक संपादित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से अपील की गई है कि निर्धारित तिथियों का पालन करें और समय पर अपनी नामांकन और अन्य प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस ऐलान के साथ प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और गांव-गांव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 55,587 पद हैं। प्रधान ग्राम पंचायत के 7,499 पद हैं। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 पद हैं और सदस्य जिला पंचायत के 358 पद हैं। 358 सदस्य ग्राम पंचायत 55,587, प्रधान ग्राम पंचायत 7,499, सदस्य क्षेत्र पंचायत 2,974 और सदस्य जिला पंचायत 358। इस प्रकार ये एक बड़ा वृहद कार्यक्रम है। कुल 66,418 जनप्रतिनिधियों का चयन इसमें निर्वाचन होना है। उत्तराखंड में निर्वाचन
और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 3 थाना अध्यक्ष समेत 8 दरोगाओं के ट्रांसफर किए गए हैं। उप निरीक्षक संदीप कुमार को एसओजी शाखा देहरादून में भेजा गया है और उप निरीक्षक मोहन सिंह को थाना अध्यक्ष कलेमन टाउन भेजा गया है। उप निरीक्षक गिरीश नेगी को थाना अध्यक्ष रायपुर की कमान सौंपी गई है, जबकि उप निरीक्षक कुंदन राम को थाना अध्यक्ष प्रेमनगर की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बड़े लेवल पर ट्रांसफर किए गए हैं और इस दौरान 3 थाना अध्यक्षों को भी बदला गया है। तो कुंदन राम को प्रेम नगर थाने की जिम्मेदारी दी गई है और इसी के साथ ही 3 थाना अध्यक्ष समेत 8 दरोगाओं के ट्रांसफर भी किए गए हैं। हरिद्वार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक शानदार तस्वीर सामने आई, जब जीआरपी और एटीएस के जवानों ने पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक योग अभ्यास किया। पुलिस जवानों ने योग गुरु तुषांत आर्या के मार्गदर्शन में न केवल वज्रासन किया, बल्कि तड़ासन और कपालभाति जैसे आसन का अभ्यास भी किया। बल्कि योग के महत्व को भी उन्होंने गहराई से समझा है। कार्यक्रम में सीओ जीआरपी स्वप्निल मुयाल की अगुवाई में जवानों में फिटनेस के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। सर, मेरा नाम तुषांत आर्य है और मैं हैदराबाद में से आया हूँ। और मेरा यहाँ पे मतलब मैं वैसे काफ़ी स्थानों पे मेरा जो सेशंस है वो चलते रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। और यहाँ पर तो मैं पहली बार आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आने के लिए। और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ किया, इसका आनंद लिया, योग को समझा, जाना। और वो अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे थे, तो अब आगे भी वो अच्छे से करते रहेंगे और उसका जो योग के जो लाभ हैं वो उनको अच्छे से मिलते रहेंगे। देखो, मैक्सिमम अगर आप वैसे तो 1 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा भी समय नहीं तो आधा घंटा तो मैक्सिमम निकल, क्योंकि आज के समय में अपने जो काम में लोग बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, इसलिए अपने लिए टाइम निकालना भूल गए। लेकिन जब हम अपने लिए समय निकालना शुरू करेंगे तो ही हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए अपने लिए समय बहुत निकालना जरूरी है। 15 मिनट 15-20 मिनट तो मैक्सिमम निकालना ही चाहिए, क्योंकि अपने लिए समय नहीं देंगे तो जीवन आगे बहुत दुखदायी हो सकता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस उपलक्ष्य में जीआरपी पुलिस लाइन ने हमने योग का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आचार्य तुषांत आर्य जी ने प्रतिभाग किया और उन्हें हम सबको बहुत अच्छे से योगा कराया। देखिए, पुलिस का जिस तरह का आज के डेट में वर्किंग है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है, और ऐसे माहौल में योगा के अभ्यास से हम सभी को बहुत ही लाभ हुआ। कई स्टाफ मेंबर्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो आचार्य जी ने भी बोला कि योगा को अपने दिनचर्या में लाने का हमें कितना फायदा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब योगा को अपने दिनचर्या में लाएंगे, जो कि आज एक इंटरनेशनल फोरम पे इतना पॉपुलर हो गया है। क्यों ना हम उसे देश में अपने और ज्यादा पॉपुलराइज करें और अपने दिनचर्या में लाएं और अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखें। खबर चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी से है, जहां बीते 16 साल बाद रडुआ कांडाई सेयू मोटर मार्ग का कार्य स्थानीय ग्रामीणों और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला के प्रयासों से शुरू हुआ है। बता दें कि 2009 में रडुआ कांडई रेसू मोटर मार्ग की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन आपसी तालमेल न होने के कारण ये मोटर मार्ग 16 सालों तक अधर में लटका रहा, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन मोटर मार्ग का कार्य शुरू नहीं हो सका। वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने और स्थानीय निवासियों के अथक प्रयासों के द्वारा कल देर शाम मोटर मार्ग का कार्य शुरू हो गया है। ग्राम सभा रड़वा कांडई मोटर मार्ग का काम कल से शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस सड़क पे विवाद था। जिस तरह से रड़वा कांडई के लोगों ने और तमाम जनप्रतिनिधियों ने, सब बुद्धिजीवियों ने मिल करके इस समस्या का समाधान निकाला और इस समस्या का निस्तारण कर करके जो रास्ता, जो सड़क बनाने में जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए मैं तमाम लोगों का, गांव वासियों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि गढ़वाल में आपसी विवाद की वजह से जो सड़कें गांव जाने से रुकी हैं, उन विवादों को आपसी सहमति से निपटाएं ताकि विकास के काम तेजी से हो। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर टिहरी गढ़वाल के अलग अलग स्थानों पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिला मुख्यालय नई टिहरी में प्रताप इंटर कॉलेज मैदान बोराड़ी में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने किया है। और आज 180 देश योग पर जो है शोध कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और अपने को स्वस्थ रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो योग जो है व्यक्ति को खड़ा करता है, जीवित रखता है। और आप ये देखिए, योग और तपस्या के बल पर इस धरती ने, भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा जैसी और उस जैसी सारी हिमालयी सरिताओं को निश्चित करने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि योग में कितनी ताकत है। यहाँ पर हमारे जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी जी ने, सब लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया, हमारे बच्चों ने भी। और अगली बार हम इसको और विस्तृत रूप देंगे, जिससे कि एक यूनिक तरीके से टिहरी से एक संदेश जो है माँ गंगा के माध्यम से पूरे विश्व में जाए, सब स्वस्थ रहें। आज कामदा एकादशी भी है, सबसे बड़ा दिन है। और आज जो मनोकामना जो की जाती है वो पूरी होती है। तो सब जिन लोगों ने, आप लोगों ने, सबने, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ये आज मैं ये प्रार्थना यहाँ पर लोग सभी जानते हैं कि 11th इंटरनेशनल योगा डे का एक सेलिब्रेशन है। और सबसे अच्छी बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी भराड़ी से ने और माननीय प्रधानमंत्री जी भी विशाखापट्टनम से एक भव्य आयोजन कर रहे हैं। हम लोग भी उस आयोजन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे कि सभी की अवधारणा है कि योगा, वन अर्थ वन हेल्थ, कि पूरे विश्व के लोग इस योग से जुड़ें। योगा ना केवल सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ का ही एक जरिया है, बट एक फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, संतुलित विकास की ओर हम लोगों को लेके जाता है। और मेरा इस प्लेटफॉर्म से आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ भराड़ी सैन से ये आह्वान कर रहे हैं कि सभी योग करें, मेरा आज भी एज जिलाधिकारी सभी से एक अनुरोध है कि हम इस मुहिम को आगे लेके जाएं। ना केवल ये एक दिन का प्रोग्राम बनाएं, बट इसको रोज़ की अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। और इससे मुझे लगता है कि जब लोग अपने जीवन में लाएंगे तो जैसे कहते हैं ना, योगा से ही सब कुछ होगा। तो योग कोई प्रैक्टिस करिए एंड वन अर्थ वन हेल्थ थीम को आगे बढ़े। देशवासियों को, सभी जब जनता यहाँ पे हमारे निवास करती है, जितने प्रतिभाग किया है, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि योगा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए और योग प्रतिदिन करेंगे तो निरोग रहेंगे। इसी की हमने पूरी कोशिश की है ऐसे जन जन तक पहुँचाने की। और सभी के सामने निवेदन है कि योग को प्रतिदिन करें, अपने योग की कार्यशैली में इसको लाए, अपने जीवन शैली में, जब इसका लाभ मिल सकता है, वरना नहीं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित मालवीय उद्यान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी रही है। आज योग दिवस है। 21 जून हम लोगों के लिए अब एक ऐसी तारीख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना दी है कि हम सब इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और मैं सभी कोटद्वार वासियों को, उत्तराखंड वासियों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज आपने देखा जो भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि का है, उसके तत्वावधान के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटोकॉल के माध्यम से योग किया। खुशी इस बात की है कि योग आज घर घर पहुंचा है। ये एक ऐसी पद्धति थी जिसे सालों से, क्या करोड़ों सालों से जाना जाता था भारत में, लेकिन इसको हम भूल चुके थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोबारा से हमारे बीच में लाए, आम मानस के बीच में आया है। बाबा रामदेव ने भी इसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया है। और आज हर घर, भारत का तो शायद हर घर, हर कोना ऐसा है जहाँ योग
देहरादून नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़ी बाइक पर रखे हेलमेट पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि युवक बाइक पर कुछ देर बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद बाइक से हेलमेट लेकर बाइक पर फरार भी हो गया। अब सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है कि आखिर नगर निगम परिसर में ही चोरी का आतंक है तो फिर दूसरे जगहों पर क्या हाल होगा। अरे मैं 4 बजे ही आती हूँ। नदी नालों के स्थित किनारे बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलने लगा है। वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस सवाल भी उठा रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है और ना ही विकास से कांग्रेस को कुछ मतलब है। उन्हें बस बस्ती वालों के साथ राजनीति रोटी सेकनी है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती हैं। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अभियान चला सकें। पौड़ी के कोटद्वार थाना क्षेत्र के डुगड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत बीते 5 जून को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास भी किए। शव की शिनाख्त रविंद्र कुमार वसंत कुंज साउथ नई दिल्ली निवासी के रूप में की गई है। रविंद्र कुमार का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने पर मृतक के भाई राजेश कुमार ने 17 जून को कोतवाली कोटद्वार में एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया था। पुलिस टीम के प्रयासों से संलिप्त दोनों आरोपी रीना सिंधु और परितोष कुमार को नगीना जिले बिजनौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिनांक 5 जून को दुगड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शिनाख्त करते हुए इस व्यक्ति की पहचान रविंद्र कुमार निवासी बसंत कुंज नई दिल्ली के रूप में की गई। शव बरामद करने के उपरांत इनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई हमारी पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। पोस्टमार्टम में ये पाया गया कि उक्त शव पर काफ़ी निशान हैं और कई चोटें भी हैं, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा था कि शायद उक्त व्यक्ति का किसी ने मर्डर किया गया है। हमारी कोतवाली पुलिस की टीम्स के द्वारा धारा 103 BNS अर्थात मर्डर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब विवेचना शुरू की गई। विवेचना में ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्ति के द्वारा दूसरी शादी की गई थी और इस व्यक्ति की जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ मनमुटाव के कारण इनकी दूसरी पत्नी व उनके प्रेमी के द्वारा ही इनका मर्डर किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा विवेचना में जितने भी साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया। CCTV व सर्वेलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मर्डर के जितने भी एविडेंसेस हैं उनको एकत्रित किया। वह हमारी टीम्स के द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के उपरांत इन दोनों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। चक्राता के जोनसार बाबर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र अब भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। क्षेत्र में संचालित कई सरकारी स्कूलों
विशेषकर आश्रम पद्धति विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में इन छात्रों को प्रवेश में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के चक्राता में समाजसेवी और जनजातीय प्रतिनिधि लंबे समय से अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। सरकारी आदेशों के चलते कुछ संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के प्रवेश पर रोक जैसी स्थिति बन चुकी है। ये ज्ञापन हमने जौनसार बाबर में जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, एक अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समुदाय यहाँ निवास करता है, लगभग 42% लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जौनसार बाबर में निवास करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अभी एकलव्य स्कूल का मामला ले लीजिए, आश्रम पद्धति का मामला ले लीजिए, ऊपर RTI का मामला लीजिए चक्राता में, यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे इस जो इनकी विज्ञप्ति निकली है उस पर लिखा है कि केवल जनजाति के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। अब इस चीज से तो हमारे बच्चे कभी दलित वर्ग के हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वो बच्चे आए और अपना जो उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, आज वो लोग उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हैं। आय प्रमाण पत्र का कोई मानक नहीं है। आप अगर एकलव्य के अंदर जाकर के सर्वे करेंगे तो जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि जो संस्थान यहाँ पर बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, आखिरकार जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सभी समस्याओं के विरोध में अंबेडकर न्याय संगठन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन की मांग है कि सरकार इन संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से ध्यान दे और अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रभाव से दिलाए। विकासनगर से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।